गुड मॉर्निंग। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सीपीयू का मेन काम क्या होता है? गुड मॉर्निंग विनोद जी, राजू, 1242, मंजुला, रीना, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। सीपीयू एग्जैक्टली क्या होता है? सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू क्या करता है? मेन जो प्रोसेसिंग का काम है, अगर कंट्रोल्स, कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करना है, किसी भी सिग्नल को कंट्रोल करना है, या फिर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, या किसी फाइल को ओपन करना है, उसका कोई कंट्रोल है, ये सारा काम प्रोसेस करने का काम कौन सा है? किसका है? सीपीयू का। तो सीपीयू किसी भी इनपुट डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, राइट। और इसको हम 3 मेन पार्ट है इसके। सीपीयू के 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स। पहला है आपका मेमोरी, दूसरा है आपका एएलयू, और तीसरा है सीयू। मेमोरी की बात करें अगर, तो सीपीयू में रजिस्टर होते हैं, ठीक है। देखो, सीपीयू आपका क्या है? एक छोटा सा पार्ट है जो कि प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग करने के लिए अगर मान लीजिए आपको कोई डेटा प्रोसेस करना है, आपको करना है 4+2, तो 4 और 2 को क्या करना है? प्रोसेस करना है, प्लस करना है। तो आपको सबसे पहले 4 को भी यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, फिर ऑपरेटर प्लस को भी, और फिर 2 को भी, तभी तो आप 4+2 कर सकते हैं। तो छोटी सी मेमोरी या 1 बिट 2 बिट की मेमोरी तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो वही मेमोरी आपकी सीपीयू के अंदर किस नाम से है? रजिस्टर नाम से। और एक स्पेशल रजिस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी क्या है आपका? ये एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर आपका एक रजिस्टर है, एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर है, ठीक है। मेमोरी के नाम पे सीपीयू में क्या होता है? रजिस्टर। और रजिस्टर है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, सबसे छोटी इकाई। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रजिस्टर। मतलब मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारे रजिस्टर से। अगर मैं आपसे कैश मेमोरी की बात करूं, तो कैश मेमोरी में हजारों रजिस्टर लगाए गए होंगे, तब आपके 512 MB की कैश मेमोरी बनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रजिस्टर। और रजिस्टर ही आपके किसमें होते हैं? सीपीयू के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें ज्यादा डेटा वहां पे स्टोर नहीं करना, बहुत थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर करना है, इस वजह से रजिस्टर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। और एक जो स्पेशल रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर, वो किस नाम से होता है? एक्यूमुलेटर। और भी बहुत सारे रजिस्टर हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। लेकिन आप लोगों को इतना डीप में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि सीपीयू के अंदर मेमोरी के रूप में क्या होता है? रजिस्टर। और एक रजिस्टर का नाम क्या है? एक्यूमुलेटर। बस, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है, डेटा रजिस्टर डेटा को स्टोर कर रहा है, एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसको, उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, लेकिन आपको बस इतना पढ़ना है कि इसके अंदर क्या होता है? रजिस्टर। और एक रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, और रजिस्टर आपका 1 या 2 बिट का है। नेक्स्ट पार्ट है आपका केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में एएलयू, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर इसको कह सकते हैं
अंकगणितीय तार्किक इकाई, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। अब एएलयू का क्या काम है? एएलयू का मेन काम है जो भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन राइट मॉडुलस या एक्सपोनेंशियल या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स या ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक था, अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करना। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल यूनिट, सीयू, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट के नाम से ही क्लियर है, किसी चीज को कंट्रोल करना, है ना। तो कंट्रोल करने के लिए किसको कंट्रोल किया जाएगा? डेटा के फ्लो को या एड्रेस के फ्लो को। देखिए सीपीयू कैसे काम करता है आपका, ये आपका क्या है? सीपीयू। अब यहाँ पे क्या है? आपकी रैम, ठीक है, या मेन मेमोरी। अभी सिंपल कैश नहीं, कैश या रैम कोई भी मेमोरी ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्या है? मेमोरी, और ये है आपका सीपीयू। अब सीपीयू डेटा लेता है किससे? रैम से। सीपीयू एड्रेस भी रैम से ले सकता है। सीपीयू कंट्रोल सिग्नल्स भी भेजता है। तो अब ये देखो, यहाँ पे सीपीयू और रैम आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन, आपस में ये लोग संचार स्थापित कर रहे हैं। कैसे? डेटा का आदान प्रदान या एड्रेस का आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो इनके पास कुछ बसेस होनी चाहिए जिनको हम बोलते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस, इनके पास 3 सिस्टम बस होती हैं। कंट्रोल यूनिट में 3 सिस्टम बस है, ठीक है, और यही सिस्टम बसेस आपकी इस डेटा के आदान प्रदान का जो भी संचार है उसको गवर्न करती है, उससे डील करती है, राइट। अब सिस्टम बस में कौन कौन सी बस आती है? पहली है आपकी डेटा बस, दूसरी है कंट्रोल बस, तीसरी है एड्रेस बस। देखिए इन तीनों बसेस का क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा रिपीट, बस एक सेकेंड, इसको खत्म कर लें, उसके बाद मैं पूरा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, ये तीनों सिस्टम बसेस हैं। डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट में ये तीनों बसेस होती है। अब पहली बस का क्या काम है? अगर मैं डेटा बस की बात करूं तो डेटा बस का ये काम है कि रैम, कोई भी डेटा अगर प्रोसेस करना है तो रैम से डेटा कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास, और सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा। तो रैम से डेटा कहाँ जा रहा है? सीपीयू के पास, और सीपीयू प्रोसेस करके डेटा बस से ही इसको रैम के पास भेज देगा। लेकिन कैसे ये कम्युनिकेशन पता चला कि जैसे ही रैम ने एक डेटा भेजा, दूसरा डेटा भी रैम भेजने लगा, फिर तीसरा डेटा भी रैम भेजने लगा, राइट। तो इस कम्युनिकेशन को, जैसे ही रैम ने एक डेटा भेजा है तो एक कंट्रोल सिग्नल भी भेजेगा, ठीक है। रैम ने सीपीयू को डेटा भेजा, अब सीपीयू क्या करेगा? एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, या और वो कंट्रोल सिग्नल किस पे जाएगा? कंट्रोल बस पे। अब रैम को ये पता है, जैसे ही सीपीयू कंट्रोल सिग्नल रैम के पास भेजता है, इसका मतलब कि इसको डेटा मिल गया है और ये अब रैम पे कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही सीपीयू रैम के पास डेटा भेजेगा, अगेन कंट्रोल बस पे भी वो सिग्नल भेजेगा। तो यहाँ पे डेटा बस का इस्तेमाल हो तो भी कंट्रोल बस का इस्तेमाल होता है, और एड्रेस बस का इस्तेमाल हो तो भी। जब सीपीयू कोई डेटा रैम से उठाता है, तो अब एक डेटा उसने उठाया तो उसको प्रोसेस कर रहा है, तो सीपीयू के पास ही होना चाहिए, राइट। नहीं तो अगर कंट्रोल रैम के पास है तो वो दूसरा डेटा भेज देगा, फिर तीसरा डेटा भी भेज देगा। तो जैसे ही रैम से डेटा सीपीयू में आया, कंट्रोल भी सीपीयू के पास आ गया। जैसे ही सीपीयू से डेटा रैम में गया, कंट्रोल भी रैम के पास चला गया। तो कंट्रोल बस आपका
कंट्रोल सेंड करने के लिए होते हैं, डेटा बस आपका डेटा का आदान प्रदान करने के लिए होते हैं। और एड्रेस बस की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये आपकी क्या है, एड्रेस बस, ये है डेटा बस और ये है आपकी कंट्रोल बस। एड्रेस बस की बात करें तो अब कोई भी डेटा है रैम में, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट है 000 से 111 पे रखा हुआ है, तो एड्रेस बस पे ये एड्रेस जाएगा सीपीयू के पास कि आपको क्या प्रोसेस करना है। आपको प्रोसेस करना है 000 लोकेशन से 111 लोकेशन पे रखा हुआ डेटा। तो जैसे ही एड्रेस बस से एड्रेस जाएगा, अब सीपीयू डेटा उठाना शुरू कर देगा इस लोकेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले एड्रेस बस से एड्रेस किसके पास, सीपीयू के पास, कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा आपको प्रोसेस करना है। अब वहां से वहां तक का डेटा डेटा बस के थ्रू सीपीयू के पास जाता रहेगा, ठीक है। वॉइस कट रही है नवाब, वॉइस कट रही है। एक बार चेक करो, क्लियर है। और अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बसेस यूनिडायरेक्शनल हैं और कौन सी बसेस आपकी बाई डायरेक्शनल है। तो अगर मैं बात करूं, डेटा बस और कंट्रोल बस आपकी कैसी है, बाई डायरेक्शनल, जिसमें डेटा और कंट्रोल दोनों तरह प्रवाह हो सकते हैं। डेटा बस और कंट्रोल बस में, जस्ट अ सेकंड, चलिए सही है। चलो, डेटा बस और कंट्रोल बस में बाई डायरेक्शनल डेटा मतलब दोनों तरफ डेटा फ्लो करता है, और एड्रेस बस में यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो करता है, मतलब सिर्फ एक तरफ रैम से या मेमोरी से सीपीयू की तरफ डेटा फ्लो करता है, सीपीयू से रैम की तरफ फ्लो नहीं करता है, राइट। कितने लोगों को ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई है वो बता दो। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि सिस्टम बस होता क्या है, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस क्या है, बाई डायरेक्शनल क्या है, यूनी डायरेक्शनल क्या है, ये चीज नहीं समझ में आया है। अच्छा, इन सबको लिखवा दें, ओके ठीक है। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ, उसके बाद इसको मैं लिखवा दे रही हूँ, राइट। आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन सी बस आपकी यूनी डायरेक्शनल है, कौन सी बाई डायरेक्शनल है, बस इतना आपको लर्न करना है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ कहानी बताने जा रही थी एक, कि कैसे आपको ये याद होगा। एक बार पहले फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू आपकी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है। सीपीयू कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसिंग का काम है, कोई भी डेटा प्रोसेस करने का काम किसका है, आपके सीपीयू का। बिना प्रोसेसिंग के डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने का काम किसका है, सीपीयू का, राइट। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, सीपीयू अकेला काम नहीं कर रहा, सीपीयू के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो छोटी सी मेमोरी है, प्रोसेसिंग डेटा, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं रखा जाएगा, उसके लिए एक छोटी सी मेमोरी लगी है जो कि सबसे ज्यादा फास्ट है। कैश से भी फास्ट कौन सी है, आपकी रजिस्टर। कहाँ पे लगी हुई है, आपके सीपीयू में। तो सीपीयू में एक मेमोरी लगी है रजिस्टर, और इसी रजिस्टर को एक स्पेशल टाइप रजिस्टर का नाम क्या है, आपके एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है, एक स्पेशल रजिस्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एएलयू की। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना भी गणना करने का काम है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एम्परसेंट, या फिर आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं, आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। कंट्रोल बस, बिल्कुल सीपीयू में सिर्फ मैं बता रही हूँ ये जो 3 पार्ट्स हैं आपके, ये सीपीयू को, जैसे ये सीपीयू है आपका, और सीपीयू में 3 चीजें हैं। एक है आपकी मेमोरी, एक है आपका एएलयू, और एक है आपका सीयू, ठीक है। अब मेमोरी भी मैंने बता दी कि मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी क्या है, छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं। अब उन रजिस्टर का अलग अलग नाम है जिनको आपको नहीं जानना है। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट, इसका क्या काम है वो भी मैंने बता दिया। तीसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका डेटा, एड्रेस, सिग्नल्स तीनों को कंट्रोल करने के लिए किस यूनिट का काम आता है? कंट्रोल यूनिट। जब आप कीबोर्ड से कोई बटन टाइप करते हैं तो वो किस तरह से प्रोसेस होगा, उसकी कंट्रोलिंग क्या कौन कर? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और यही 3 चीजें आपको पढ़नी है। इन 3 चीजों में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपको पढ़नी है। जैसे रटने के लिए आपको रटना है तो आप रट लो, सिस्टम बस है। सिस्टम बस के 3 पार्ट है, डेटा बस, एड्रेस बस और आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस और डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस आपका यूनि डायरेक्शनल है। लेकिन ऐसे समझो कि ये है आपका सीपीयू। ठीक है, इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। और ये है आपकी मेन मेमोरी। क्यों ये डेटा और कंट्रोल आपका बाई डायरेक्शनल है और एड्रेस आपका यूनि डायरेक्शनल है, ये सब। ठीक है, उसके बाद आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मदरबोर्ड आपका, देखो अब अगेन, मदरबोर्ड एक आपका क्या है? हार्डवेयर। और मदरबोर्ड के अंदर आपका सीपीयू भी है, मदरबोर्ड के अंदर रैम भी है, कैश मेमोरी भी है, हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट्स भी लगे हुए हैं जिसमें ऑडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, यूएसबी, पीसीआई, एजीपी, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। तो मदरबोर्ड तो पूरा कॉम्बिनेशन है, राइट। उसका एक छोटा सा, मदरबोर्ड का एक छोटा सा पार्ट है प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू। क्लियर है? नाउ सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बसेस के थ्रू होता है। ठीक है, चाहे डेटा ट्रांसफर हो चाहे कंट्रोल, किसके थ्रू होता है? बस के थ्रू। मेन मेमोरी से सीपीयू के बीच कोई भी डेटा मेन मेमोरी में जाता है। पहले अगर कोई फाइल ओपन करते हैं आप तो मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए किस में जाता है? सीपीयू में। और सीपीयू फिर से प्रोसेस करके कहाँ पे रखता है? मेन मेमोरी में। और फिर आपको क्या मिलता है? आउटपुट। यही प्रोसेस मैंने आपको बताया है। सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड। अच्छा, एक चीज और क्लियर करें, जब आप कंप्यूटर में सीपीयू बोलते हैं, देखो जब कंप्यूटर में ये जो डिब्बा बना होता है इसको हम सीपीयू बोलते हैं। इस सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड है, इसी में आपका ऑप्टिकल ड्राइव स्टोरेज भी है जिसमें सीडी डीवीडी लगाते हैं, पावर बटन भी यही है, यूएसबी पोर्ट्स भी यही है, राइट। आपके एचडीएमआई पोर्ट्स भी यहीं पे लगे हुए हैं और भी जो जो चीजें हैं सब यहीं पे है। ये आपकी है मदरबोर्ड। इस पूरे डिब्बे को क्या बोला गया? सीपीयू। लेकिन सही बात तो ये है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड की जो छोटी सी चिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, उनकी वजह से इस डिब्बे को बोला गया सीपीयू। बाकी अगर लैपटॉप की अब बात करें, आप अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में सीपीयू क्या है? लैपटॉप में तो सीपीयू होता ही नहीं, उसमें तो सिर्फ मदरबोर्ड होती है। अब अगर सिर्फ मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगे हुए हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इस डिब्बे का नाम सीपीयू सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि इस डिब्बे में ही मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर आपके क्या है? सीपीयू। बिल्कुल, वो कैबिनेट होता है। ये जो कैबिनेट है इसी को तो सीपीयू बोल रहे हैं। ठीक है, और सीपीयू आपका एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर को बोला जा रहा है या फिर प्रोसेसर को बोला जा रहा है। ठीक है, चले तो यहाँ पे अब जैसे सिंपल सी बात है कि मैं अगर मान लीजिए क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है और आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट। क्वेश्चन पूछने का मतलब आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद मुझे बताया कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने मुझे क्या दिया? डेटा। जो भी डेटा था आपने मुझे दिया कि मैम इस क्वेश्चन का मैं सीपीयू हूँ और आप लोग क्या है? मेमोरी। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो एज अ सीपीयू मैंने क्या दिया आपको? आंसर। जैसे जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तब तक कंट्रोल किसके पास था? आपके पास। जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हुआ कंट्रोल किसके पास आया? मेरे पास। अब मैं उसको प्रोसेस करके उसका आंसर आपको बता रही हूँ। अब जब मैंने आपको आंसर बताया तो मैंने भी आपको क्या दिया? डेटा। मैंने कहीं एड्रेस बताया आपको कि इस जगह पे आंसर लिखा है, ये है? नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको क्या दे दिया? डेटा, राइट। अब आपके पास क्या है? डेटा। अब क्वेश्चन पूछा मतलब डेटा पूछा और मैंने आपको आंसर दिया।
अब इसमें कंट्रोल से बस का क्या काम है, जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तब तक कंट्रोल बस का कंट्रोल आपके पास था। जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछना बंद किया, मैंने आंसर करना शुरू किया, मैंने प्रोसेसिंग स्टार्ट की, कंट्रोल सिग्नल मेरे पास है। अब एड्रेस इस वजह से ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल, कि जब आपकी बारी है तो आपके पास कंट्रोल और डेटा है, जब मेरी चांस है तो मेरे पास कंट्रोल और डेटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस की। अब आपने बोला मैम बुक का क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, राइट। अब बुक का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एड्रेस ऑफ दैट डेटा। उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है आपका, डेटा, उस क्वेश्चन का एड्रेस आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 उसका एड्रेस ही तो है, वो डेटा थोड़ी ना है, तो उसका एड्रेस आपने बोला क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, राइट। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी तो मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखना पड़ेगा कहां से कहां तक है, और उसके बाद मैं उसको एनालिसिस करूंगी, प्रोसेस करूंगी, और मैं आपको क्या दूंगी, डेटा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 5 पे रखा हुआ है, वहां पे आप देख लीजिए, नहीं। मैं उसको प्रोसेस करने के बाद आपने मुझे एड्रेस दिया, लेकिन मैं आपको क्या दे रही हूँ, डेटा। आपने बोला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दीजिए, आपने सिर्फ रेफरेंस दिया, डेटा, एड्रेस दिया, मैं आपको क्या दूंगी, डेटा, उसका आंसर। इसी वजह से जो एड्रेस बस है, अच्छा, सीपीयू के पास इतनी ज्यादा मेमोरी है नहीं कि वो पहले एक बार, अगर मैं ये बोलूं कि आपने मुझे रेफरेंस दिया, एड्रेस दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, और मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 5 पे है, तो अब आप दोबारा पेज नंबर 5 पे जाए तो इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, रेदर देन कि मैंने तुरंत आंसर बता दिया, आपको तुरंत आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई। तो इसी वजह से सीपीयू का डेटा तो दोनों तरफ फ्लो होता है, लेकिन एड्रेस सिर्फ मेमोरी से सीपीयू के पास जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में था कि जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई भी सॉफ्टवेयर रखा है, तो सीपीयू के पास एड्रेस चला गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। अब वो डेटा बस से इसके बीच में जो भी डेटा रखा है उसको लेगा, प्रोसेस करके फिर से डेटा वापस करेगा। कंट्रोल सिग्नल अकॉर्डिंगली काम करेंगे, ठीक है, एक्नॉलेज करेंगे कि एक्नॉलेज बिट जाती है कि किसके पास सिग्नल इस समय है, राइट। ये समझ में आ गया। यूनिडायरेक्शनल बताया तो मैंने, बाई डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है सिर्फ एक तरफ। एड्रेस सिर्फ रैम से सीपीयू की तरफ आ रहा है, सीपीयू एड्रेस नहीं बता रहा। क्लियर है ये चीज, सिस्टमैटिकली आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी ये चीज। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो। डेटा बस सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ये कि आपको याद ना करना पड़े कि डेटा बस और कंट्रोल बस आपकी बाई डायरेक्शनल है और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करिए। अगर सीपीयू, सिंपल सी बात है, सीपीयू के पास एक तो मेमोरी कम है, राइट, तो वो क्या करता है, एड्रेस लेता है और उसको प्रोसेस, उस एड्रेस के बाद उसने उस जगह का डेटा उठाया, उस डेटा को प्रोसेस कर दिया, तुरंत वापस कर दिया। अब दोबारा वो नहीं स्टोर करेगा कि इस एड्रेस पे मैंने ये डेटा रख लिया है, जाओ तुम उठा लो। उसके पास मेमोरी ही नहीं है कि कहीं वो जाके डेटा रख सके, राइट। तो इसलिए एड्रेस बस सिर्फ रैम से सीपीयू की तरफ जाती है, बाकी डेटा बस आपकी दोनों साइड जाती है, राइट। ये है आपका सीपीयू। अच्छा ठीक है, देखो अगेन, मैं हूं सीपीयू, ठीक है, और आप हो मेमोरी। अब मेमोरी का मतलब आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक से आपने सिंपल क्या बोला, मैम मुझे क्वेश्चन नंबर, या फिर आपने सबसे पहले क्या किया, एक क्वेश्चन बोला कि मैम रोम के कितने पार्ट्स होते हैं ये बता दीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को जैसे ही सुनूंगी प्रोसेस करूंगी, राइट। जब तक आप बोल रहे थे कंट्रोल आपके पास था, जैसे ही मेरा टाइम स्टार्ट हुआ कंट्रोल मेरे पास आ गया। आपने मुझे क्या दिया, डेटा, रोम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगी, रोम के 5 पार्ट्स होते हैं, ये, राइट। 5 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, डायरेक्ट मैंने आपको इसको प्रोसेस किया और डेटा दे दिया। तो यहाँ से भी डेटा ही आया था मेरे पास, मैं भी क्या भेजा, डेटा ही भेजा। और कंट्रोल सिग्नल जब तक आपके पास था तब तक आपके पास, जब मैं आंसर कर रही हूँ तो मेरे पास है। अब आपने बोला मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दें। अब आप मुझे क्या दे रहे हैं, एड्रेस,
मुझे नहीं पता उस क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, राइट। आपने मुझे क्या दिया, एड्रेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का एड्रेस दे दिया। अब मैं उस क्वेश्चन नंबर 4 को प्रोसेस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहीं पे रखा होगा, ठीक है, उसको मैंने देखा, एक एक इंस्ट्रक्शन मैंने उठाई, उसको प्रोसेस किया। अब आपको मैं एड्रेस नहीं वापस कर रही हूँ कि इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पेज नंबर 5 पे लिख दिया है, आप देख लो, नहीं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही मैंने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट या डेटा मैंने आपको दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। मैंने आपको क्या दिया, डेटा। मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई एड्रेस नहीं दिया आपको। तो एड्रेस सिर्फ आपने मुझे दिया, मैंने आपको क्या दिया, डेटा। और किस बस के थ्रू दिया, इस बस के थ्रू, डेटा बस के थ्रू। तो डेटा बस के थ्रू हम इधर भी डेटा भेज सकते हैं, इधर भी कंट्रोल हम इधर भी भेज सकते हैं, इधर भी, लेकिन एड्रेस हम सिर्फ मेमोरी सीपीयू को भेजेगी। सीपीयू के अब सीपीयू कौन सा एड्रेस भेजेगा, उसके पास मेमोरी ही बेचारे के पास लिमिटेड है। तो पहले एक काम करे, प्रोसेस करके एक जगह पे रखे और बताए कि इस जगह से ले लो। फिर दूसरी चीज तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, उसके पास तो मेमोरी ही नहीं बचेगी। तो इसलिए वो तुरंत जैसे उसने प्रोसेस किया, तुरंत डेटा वापस किया कि चलो लेके जाओ, खत्म, राइट। अब दूसरे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, दूसरा एड्रेस आएगा। अब क्लियर है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ कम्युनिकेशन होना। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है सीपीयू भी रैम में डेटा भेज सकता है और रैम भी सीपीयू में डेटा भेज सकता है, लेकिन एड्रेस सिर्फ रैम से सीपीयू की तरफ जाएगा। सीपीयू कोई एड्रेस नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा, अब सीपीयू के पास मेमोरी ही नहीं है। एड्रेस भेजने का सिंपल सा मतलब ये है कि सीपीयू के पास इतना टाइम स्टोरेज होना चाहिए कि वो प्रोसेस करके स्टोर कर दे और फिर बता दे कि इस जगह पे पड़ा हुआ है, ले लेना, और फिर दूसरा काम करने लगे। उसके पास इतनी मेमोरी ही नहीं है। जितना है उसने प्रोसेस किया, तुरंत दिया, फिर दूसरी चीजें उसको प्रोसेस करनी है। क्लियर है। सीपीयू में जो मेमोरी होती है, देखो मेन मेमोरी मेजरली बनी होती है किससे, रजिस्टर से, ठीक है। ये बनी होती है रजिस्टर से। अब ऐसे समझो कि सीपीयू को बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करनी है, वो आपका 1,00,000 1,00,000 इंस्ट्रक्शन एक बार में प्रोसेस कर रहा है। तो अगर वो चीजें स्टोर करने बैठेगा या बहुत सारा डेटा अपने पास लेके बैठेगा, तो सारी चीजें मिक्स मैच नहीं हो जाएंगी, उसको सर्च ज्यादा करना पड़ेगा। तो सीपीयू के अंदर मान लो सिर्फ 10 रजिस्टर उसके पास है, बस 10 रजिस्टर है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, जिनमें कुछ में वो एड्रेस स्टोर करता है, कुछ में ये स्टोर करता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा, कुछ में डेटा, मतलब कुल 10 रजिस्टर है या 10 बिट वो स्टोर करता है। और अब हम बात करते हैं, और मेमोरी किससे मिलके बनती है, रजिस्टर से ही मिलके बनती है। अब हम बात करते हैं कैश से। कैश की तो एक अच्छी खासी लिमिट है कि 512 MB, ठीक है। और 512 MB में अगर हम बिट देखें, मान लीजिए एक रजिस्टर में एक बिट स्टोर होता है, राइट। और 512 MB में अगर मैं बिट देखने लगूं, तो यहाँ पे हो गया 512 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8, मतलब 2 की घात 25, 26, 27, 28, 2 की घात 28 रजिस्टर मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। समझ लो, मतलब 1024 गुणे 1024 गुणे 512 गुणे 8, इतने रजिस्टर आपके कैश में लगे हुए हैं। तब आपकी कौन सी मेमोरी बनी, कैश मेमोरी। और अगर हम मेन मेमोरी की बात करें या रैम की बात करें, तो रैम इससे भी बड़ी है, उसमें कितना है 1 GB। तो 1 GB में तो 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8, मतलब 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 रजिस्टर यहाँ पे लगाए गए, राइट। और उसके बाद आपकी क्या बनाई गई है, रैम। प्रोसेसिंग किसकी फास्ट हो जाएगी, रजिस्टर की जो सिर्फ एक बिट स्टोर कर रहा है, या फिर कैश की, या फिर रैम की। आप बताओ, क्लियर है। क्या चीज नहीं समझ में आया मंजुला जी, प्लीज एक बार ये बता दें, है ना। अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि समझ में क्या नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, प्लीज।
रजिस्टर सबसे छोटी इकाई है मेमोरी सेल को बनाने के लिए। एक सेल मतलब एक रजिस्टर ऐसे मान लो। अब कैश बनाने के लिए आपको इतने सारे रजिस्टर लग रहे हैं, लगभग करोड़ों। रैम बनाने के लिए अरबों रजिस्टर लग रहे हैं, या करोड़ों मान लो, ठीक है, अरबों तो नहीं लगते, करोड़ों मान लो। सीपीयू में सिर्फ 10 रजिस्टर हैं, तो 10 रजिस्टर में कितना ही डेटा स्टोर कर लोगे? 10 बिट, राइट? और 10 बिट को प्रोसेस करना कौन सी बड़ी बात है? करोड़ों को प्रोसेस करना बड़ी बात है ना। क्लियर है? तो अब आपसे अगर पूछा जाए कौन सी मेमोरी सबसे छोटी है, कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी है? रजिस्टर सबसे छोटी इकाई, क्योंकि उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, उसके बाद आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, राइट? रजिस्टर क्यों सबसे छोटी इकाई है? क्योंकि कैश भी आपके रजिस्टर से मिलके ही बनी है। एक रजिस्टर है, ठीक है, कैश की बात करें तो कैश में तो हजारों रजिस्टर लगे हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा हो जाएगा। रैम में उससे भी ज्यादा रजिस्टर लगे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सीपीयू। अगेन अगर आप ऐसे देखोगे तो मैंने आपको सिर्फ 1 से 10 तक बताया है। सीपीयू का एकदम बेसिक काम, जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में हम गिनती बताते हैं कि 1 से 10 तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में छोटे बच्चों को। वैसे ही सीपीयू का जो मेन काम था, या फिर जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ट्रस्ट मी गाइस, इसी तरह से सिर्फ जितनी कहानी मैंने यहाँ पे बताई, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये कहानी मैंने इसलिए आपको बताई थी डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस की, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाई डायरेक्शनल कौन सा है, यूनी डायरेक्शनल कौन सा है। तो आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको याद हो कि बाई डायरेक्शनल कौन सा है और यूनी डायरेक्शनल कौन सा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि सीपीयू के पास मेमोरी नहीं है, इसलिए वो एड्रेस नहीं भेजता, वो सिर्फ एड्रेस लेता है, प्रोसेस करके डेटा भेजता है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट, या इसको हम बोलेंगे स्मृति इकाई। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी हो, प्लीज जितनी बार हो उतनी बार पूछो। यहाँ पे एक तो आपको आप शक्ल भी नहीं दिखानी, अगर आप थोड़ा सा शर्म भी लग रही हो कि आपकी, तो भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पे तो कोई आपको जानता भी नहीं है, राइट? मेन नहीं, अक्यूमुलेटर एक रजिस्टर का नाम है। ये भी आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अक्यूमुलेटर एक रजिस्टर का नाम है। जैसे जब सीपीयू बनाया गया था, तो सीपीयू का हेड रजिस्टर जो था उसको बोल दिया गया कि तुम्हारा नाम है अक्यूमुलेटर, ठीक है। कोई भी स्पेशल काम, जो सीपीयू का मेन रजिस्टर था कि हर काम वही कर रहा है, सीपीयू का कोई भी डेटा सबसे पहले उसी में स्टोर हो रहा है, तो उसका नाम रख दिया गया एक्यूमुलेटर। वो भी एक रजिस्टर ही है, ठीक है। तो प्लीज शर्माना नहीं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पढ़ो ठोस पढ़ो। मैं यहाँ पे 10 बार एक्सप्लेन करने के लिए खड़ी हूँ, और जब लाइव क्लास ले रहे हैं तो इसका फायदा भी लें, राइट? कोई भी चीज कहीं भी डाउट है प्लीज पूछे। 4+2 क्या है? अच्छा, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको 4+2 करना है, ठीक है, सीपीयू अगर 4+2 करेगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा ना 4 को, प्लस को, 2 को। पहले उसने 4 लिया, फिर उसने प्लस उठाया, फिर उसने 2 उठाया, ठीक है, और इन तीनों को 3 रजिस्टर में रखा, और अब इसको तुरंत क्या किया, प्रोसेस किया उसने, और रिजल्ट क्या दे दिया, 6, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कितनी कम मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है। छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, वो उनको प्रोसेस करता है और तुरंत रिजल्ट दे देता है, और फिर ये खाली, फिर दूसरा डेटा इसमें आ जाएगा। क्लियर है? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो, सीपीयू आपका 3 पार्ट से मिलकर बनता है। सीपीयू का क्या मेन काम है? प्रोसेसिंग करना, ठीक है। क्या करना? प्रोसेसिंग करना। कुछ भी आप उसको दो, वो आपको कोई भी डेटा दो, वो आपको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देगा। तो अब कैसे कन्वर्ट करके देता है, इसकी बात करते हैं। अगर आप उसको कोई भी नंबर देते हैं, या कोई भी, जैसे आपने 4+2 किया, या फिर आपने डबल क्लिक किया, या फिर आपने सिर्फ एक बटन प्रेस कर दिया A,
इन सब का क्या मतलब है एग्जैक्टली। तो जब आपने 4+2 कीबोर्ड पे टाइप किया तो वो सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू की मेमोरी, सीपीयू के पास क्या क्या है, एक है मेमोरी, दूसरा है एएलयू और तीसरा है सीयू। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा 4+2, क्योंकि उसको प्रोसेस करना है किसको, 4+2 को। और जब 4+2 को प्रोसेस करना है तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, करंट टाइम में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। उसने 4+2 रखा। अब एएलयू का क्या काम है, इसको जोड़ के देना। तो अब एएलयू क्या करेगा, डेटा किससे लेगा, जो डेटा मेमोरी में रखा है वो कहाँ किसके पास जाएगा, एएलयू के पास, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। और एएलयू के पास कैसे जाएगा, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। सीपीयू के पास भी डेटा कैसे आएगा, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। ये रैम है, रैम में आपका 4+2 रखा था, यहां से कहां पे आएगा, सीपीयू के पास। तो रैम क्या भेजेगा, एड्रेस। रैम कहेगा कि इस एड्रेस पे, मान लो ये एड्रेस है 101 एड्रेस पे, इसे एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पे ये डेटा रखा हुआ है, इसको ले लो, राइट। अब ये क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, इस कंट्रोल बस के थ्रू। कंट्रोल इसने थ्रो किया रैम के पास। अब ये इस एड्रेस पे गया, उसने 4+2 उठाया और 4+2 उठा के 4+2 इसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद डेटा किस बस से सेंड कर दिया, इस बस से, और 6 आपका यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट। 6 उसने यहाँ स्टोर कर दिया और आपको क्या मिल गया, आउटपुट। तो ये आपका डेटा बस है, ये आपके कंट्रोल बस है, और ये आपका क्या है, एड्रेस बस। ठीक है, डेटा बस और कंट्रोल बस से सिग्नल रैम से सीपीयू, सीपीयू से रैम, रैम से सीपीयू, सीपीयू से रैम जाते हैं, और एड्रेस बस से सिर्फ रैम से सीपीयू में हम सिग्नल सेंड करते हैं। अब क्लियर है। रजिस्टर कैश रैम कितने एमबी या बिट का होता है, आपका एक रजिस्टर 1 बिट का भी हो सकता है, और आपका एक रजिस्टर 2 बिट भी स्टोर कर सकता है, कि हमने कैपेसिटी बना दी कि इस रजिस्टर की कैपेसिटी है 2 बिट, राइट। दूसरी चीज, कैश की अगर बात करें तो आजकल जो कैश आ रही है वो 2 GB तक कैश भी आ रही है। रैम की अगर हम बात करें तो रैम आपकी 16 GB 32 GB तक भी आ रही है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह का सिस्टम ले रहे हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कह सकते कि रैम आपकी 4 GB ही होती है, रैम आपकी 8 GB ही होती है। रैम 32 GB तक भी आ रही है, 64 GB तक रैम आ रही है। ठीक है, जो अब बड़े बड़े गेमिंग प्ले स्टेशन है उसमें 64 GB रैम आ रही है। कैश आपकी 2-2, 3-3 GB तक आ रही है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है सिस्टम टू सिस्टम। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो मेरे सिस्टम की कैश शायद 512 MB है और रैम 4 GB है। ठीक है, रैम के बिट कैसे निकालेंगे, फिर से रैम के बिट कैसे निकालेंगे, रैम के बिट निकालने ही नहीं है। अब आप वो हो रहे हो, ड्रैग हो रहे हो। ठीक है, रैम के बिट निकालने ही नहीं है। रैम के बिट क्यों निकालेंगे हम, रैम के बिट क्या है, हाँ सबसे छोटी रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम। अगेन रैम की बिट जैसा कोई शब्द नहीं होता कि रैम की बिट कैसे निकालेंगे। ये क्या, ये शायद आपने गलत शब्द यूज किया। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बस एक चीज ये समझो। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मेमोरी सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी है आपकी रजिस्टर, अगर ऑप्शन में है तो आपको बताना है, देन कैश, देन रैम, देन आपकी आती है सेकेंडरी। और अगर रोम है तो रोम आपकी रैम के पहले आएगी, रोम फिर रैम, क्योंकि रोम आपकी फिक्स है, 1 GB 2 GB जितनी है वो फिक्स है। रैम आपकी हमेशा ज्यादा होगी रोम से। ठीक है, रजिस्टर, कैश, रोम, रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये हो गया आपका सीक्वेंस। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेटा बस यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल, और सिस्टम कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल। ठीक है, मेमोरी जब रजिस्टर से मिलके ही बनी हो तो मेमोरी चाहे ऐसे हवा में रखी हो, वो रजिस्टर से ही मिलके बनी होगी, राइट। वो लैपटॉप में या सीपीयू में वाली तो बात ही नहीं रह गई यहाँ पे। ठीक है, लैपटॉप में है, सीपीयू में है, कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हवा में रखी है तो भी वो रजिस्टर से मिलके बनी हुई है, राइट। चले, अच्छा मेमोरी यूनिट के पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, सीपीयू क्लॉक स्पीड।
सीपीयू क्लॉक स्पीड। इसको हम सीपीयू की घड़ी की गति नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या है? सीपीयू क्लॉक स्पीड का मतलब है एक सेकंड में सीपीयू जितने निर्देशों को प्रसंस्करित करता है या प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस करता है, उसे सीपीयू क्लॉक स्पीड कहते हैं। सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या है? एक सेकेंड में सीपीयू जितने भी निर्देशों को प्रोसेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? सीपीयू क्लॉक स्पीड। ठीक है, कहने का मतलब कि एक सेकेंड में अगर सीपीयू 4 करोड़ अरब या 4 बिलियन, इसको हम बोल सकते हैं 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन को या 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को अगर प्रोसेस कर रहा है तो आपका क्या है? एक सेकेंड में इतने बिलियन इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस कर रहा है। इसको, इसकी इकाई क्या है? इसको किस में मापा जाता है? पहले इकाई लिख लो। इसकी इकाई गीगाहर्ट्ज है। इसकी इकाई क्या है? गीगाहर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज। ठीक है, अब गीगाहर्ट्ज इकाई का क्या मतलब है? अगर मैंने ये कहा कि इसकी इकाई हर्ट्ज है तो भी गलत नहीं होगा, राइट? अब ऐसे समझो, अगर मैंने बोला कि एक सेकेंड में 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है वो, 4 बिलियन, तो इस क्लॉक स्पीड क्या हो जाएगी? 4 गीगा हर्ट्ज, राइट? इस 4 गीगा हर्ट्ज को अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 400 करोड़ हो गया। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हर्ट्ज, मतलब 4 बिलियन हर्ट्ज। अब 4 बिलियन हर्ट्ज लिखूं या 4 गीगा हर्ट्ज लिखूं? बात तो बराबर है। इसी वजह से, क्योंकि एक दो इंस्ट्रक्शन तो प्रोसेस करता नहीं, वो हजारों लाखों इंस्ट्रक्शन, अरबों इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है एक साथ, तो इस वजह से इसकी इकाई क्या बताई गई है? 4 गीगा हर्ट्ज। सॉरी, 4 की बोल रही हूँ, सिर्फ गीगा हर्ट्ज। अब 4 है, 2.75 है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें चेक करना, माई कंप्यूटर में जाना, माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना, आपको साइड में लिखा हुआ आ जाएगा आपके सीपीयू की क्लॉक स्पीड 1.75 गीगाहर्ट्ज है या 2.75 गीगाहर्ट्ज है या फिर 3.25 गीगाहर्ट्ज है, कुछ भी, जो भी आपके सिस्टम, क्योंकि मेरे सिस्टम के 2.75 गीगाहर्ट्ज, राइट? डेटा एंड कंट्रोल बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल। और नहीं, ये देखिए प्रेमलता जी, ये जो आपने बोला सीयू यूनि डायरेक्शनल है, कंट्रोल यूनिट में ये कंट्रोलिंग के लिए 3 बसेस काम करती हैं। ठीक है, रैम से डेटा लेके जाना, रैम से डेटा लेकर आना, रैम से कंट्रोल लेके जाना, रैम से कंट्रोल लेके आना, और एड्रेस सीपीयू तक लेके जाना। इसके लिए 3 अलग अलग बसेस काम करती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और सिस्टम कंट्रोल बस, इनको हम बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, अब ये बसेस आपकी कुछ है 2 वे, कुछ है 1 वे। एड्रेस आपकी 1 वे है, डेटा और कंट्रोल आपकी 2 वे है। ठीक है, और ये तीनों किस में है? कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सीपीयू क्लॉक स्पीड। नाउ अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। क्लियर हुआ?
प्रेमलता जी क्लियर हुआ? मेमोरी और एएलयू में तो बाई डायरेक्शनल जैसा कुछ है ही नहीं। चले अब हम बात करेंगे स्मृति इकाई या मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? जैसे हम किसी भी चीज को मापते हैं, आपको कुछ कोई चीज तौलनी है, आप किलो में, ग्राम में, मिलीग्राम में तौलते हैं, राइट? अगर आपको लीटर लिक्विड तौलना है तो लीटर में तौलेंगे, या आप मिलीलीटर में तौलते हैं उसको। अगर आपको दूरी मापनी है तो किलोमीटर, मीटर में मापते हैं, डेका डेसीमीटर में मापते हैं। उसी तरह से अच्छा ठीक है, डन। ये जैसे ये खत्म होता है आज, कल क्वेश्चन आंसर करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मेमोरी यूनिट आज खत्म करते हैं, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी को भी मापने के लिए कितनी मेमोरी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 GB मेमोरी है, तो 1 GB मेमोरी में कितना, जैसे 1 किलो में हम कितनी चीज स्टोर कर सकते हैं ये हमको पता है, राइट? जैसे 1 किलो हुआ हम रुक जाते हैं। उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि 1 GB में कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, या 1 MB में कितना डेटा, कितने बिट हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बिट की बात है कि कितने बिट हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमको पता है 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 दर्जन में 12 अमरूद आ जाएंगे, या 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। उसी तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितनी बिट आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे आपको अगर किलो कोई भी चीज ग्राम में तौलनी है, या आप किलोमीटर की बात करते हैं, तो सबसे छोटा डेका डेसी ये सब होता है। उसी तरह से यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो क्या है? 0 या 1, 1 बिट। 1 बिट क्या है? या तो 0 है या तो 1 है, ठीक है? तो 1 बिट का मतलब या तो 0 लिख सकते हो आप, या फिर 1, वो हो गई 1 बिट। अब 1 बिट के बाद आपका आता है 1 निबल। 1 निबल में कितनी बिट होती है? 4 बिट। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी इकाई आती है बाइट। 1 बाइट में 8 बिट। नेक्स्ट आपकी इकाई आती है किलो बाइट। किलो बाइट, और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, ठीक है? ये 1024 लिखो इसको, या फिर 2 की पावर 10 लिख दो, राइट? 1024 का क्या मतलब होता है? 2 को 10 बार आपस में गुणा करिए तो क्या आ जाएगा? 1024। हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है, इस वजह से हमने क्या लिखा? 1024। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 1024 बाइट, या 2 की पावर 10 बाइट। नेक्स्ट 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट। नेक्स्ट है आपका 1 गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट में है 1024 मेगाबाइट, ठीक है? 1 टेराबाइट, और 1 टेराबाइट में है 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट है आपका 1 पेटाबाइट, और 1 पेटाबाइट में है 1024 टीबी या टेराबाइट। नेक्स्ट है आपका 1 ज़ेटाबाइट। 1 ज़ेटाबाइट में है 1024 पेटाबाइट। नेक्स्ट है 1 योटाबाइट। 1024 ज़ेटाबाइट, और इसको रटने के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे ट्रिक से रटो चाहे ऐसे रटो, बट आपको इसको रटना ही पड़ेगा। योटो के बाद आपका आता है ब्रोंटो।
इसमें होता है 1024 यूटा बाइट, एंड लास्ट में आपका आता है 1 जियोप, और 1 जियोप या 1 जियोप बाइट में होता है 1024 ब्रोंटो बाइट। ठीक है, ये हो गई आपकी स्मृति इकाई या मेमोरी यूनिट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इतना लिख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये लिस्ट आप बना लो, कल हम डिस्कस करेंगे कि इस लिस्ट का करना क्या है, इस लिस्ट से कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। राइट, एक चीज और यहाँ पे इसी लिस्ट में इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे किलोबाइट है, किलोबाइट को आपने क्या बोला 1024 बाइट, तो क्या इसको लगभग 1000 बाइट भी बोल सकते हैं आप? बिल्कुल बोल सकते हैं। राइट, 1024 बोले या 1000 बोले, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन किस तरह से है। ऑप्शन अगर 2 की घात में है तो हम 1024 लेंगे, ऑप्शन अगर 10 के घात में है तो हम 1000 लेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं लिखा क्या मैंने एक्साबाइट? पेटा के बाद आता है आपका एक्साबाइट। ठीक है, एक्साबाइट, थैंक यू। 1 एक्साबाइट, पेटाबाइट के बाद आपका आता है 1 एक्साबाइट, और यहाँ पे 1 एक्साबाइट में होता है 1024 पेटाबाइट, और यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ये सही कर लो। राइट, जेटाबाइट में क्या हो जाएगा EB, उसके बाद योटाबाइट में हो जाएगा आपका ZB, और ब्रोंटोबाइट में हो जाएगा Y। ठीक है, ये चीज ऐसे हो जाएगी। ये मैंने मिस कर दिया था, पेटा के बाद एक्सा होता है, पेटा एक्सा जेटा यूटा। राइट, चलो पेटा के बाद एक्साबाइट लिख लो। ठीक है, और किसने याद दिलाया मुझे? थैंक यू प्रीति जी। चलो, अगर 10 की घात में लिखना है तो 10 की पावर 3 बाइट लिखेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये 1000 है। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 या 10 की घात 3। क्लियर है? चलो आज के लिए बस ये लिस्ट बना लो, कल इससे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कल हम क्वेश्चन ही करेंगे। नीचे का नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकंड। ठीक है, चलो, ओह सॉरी, चलो आज के लिए इतना रहते देते हैं। हैव अ गुड डे।